प्रेम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूणकी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। लगभग 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपके लिए लाभदायक है। आपको फिर से बता दें, 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक बम्पर ऑफर के तहत स्टडी विद प्रदीप आपको दे रहा है 99 रुपीज में पूरे टीचटी पीचटी के नोट्स, एग्जाम पॉइंट्स, बूस्टर डोज। आप जरूर परचेज करें और चैनल के लिंक से जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन, पहले चैनल से जुड़ जाइए और नीचे एक नंबर दिया गया है 8004109989। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आपको संपूर्ण जानकारी बता दी जाएगी। चलिए भ्रूणकी के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला टॉपिक क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। यानी कौन ऐसा है जो जीवाश्म के रूप में सबसे अच्छी तरह, जीवाश्म क्या होता है, जीवों के अंश से बना हुआ जो भाग होता है उसे जीवाश्म कहते हैं, सुरक्षित रहता है। विच ऑफ दीज इज द बेल प्रिजर्व इन द फॉसिल, फॉसिल के रूप में बेल प्रिजर्व होता है। आपका सही आंसर होता है पॉलन ग्रेन। आपको बता दें, पॉलन ग्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे जो स्पोरोपॉलिनिन से कवर्ड होती है, और स्पोरोपॉलिनिन ऐसा तत्व है जिसे नेचुरली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो यहां पे दिया गया उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन में। यहां पे देखिए, परागकणों में, अच्छा, परागकण को पराग बैंक में भी रखा जाता है। -190 कितना, 196 है, -196 होता है, देख के बताइएगा। 196 -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब ये माइनस में है तो इस पे रखा जाता है। और किस नाइट्रोजन के गैस में रखा जाता है ना, नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है, नाइट्रोजन लिक्विड में, गैस में नहीं, नाइट्रोजन लिक्विड में रखा जाता है। ठीक है। परागकणों के एक विशेष प्रकार के रसायन स्पोरोपॉलिनिन इनकी कोशिका भित्ति के ऊपरी परत पर पाई जाती हैं। यह रसायन अत्यंत प्रतिरोधक होता है तथा इस पर किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण परागकण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित किए जा सकते हैं, यानी संरक्षित किए जा सकते हैं, रखे जा। एंजियोस्पर्म में पराग कोश का विकास होता है। एंजियोस्पर्म में पराग कोश का विकास होता है, कहाँ से होता है, तो आपको कहेंगे यू स्पोरेंजिएटा से होता है। यू स्पोरेंजिएटा से परागकण का विकास होने लगता है। आवृतबीजी इसमें एंजियोस्पर्म में परागकोश का विकास यू स्पोरेंजिएटा प्रकार का होता है। इसमें परागकोश का विकास प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह के विभाजन के फलस्वरूप होता है। आवृतबीजी पौधों के अतिरिक्त अन्य पौधों जिसमें इस प्रकार स्पोरेंजिएसिस का विकास होता है, उसका उदाहरण लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म है। लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार के स्पोरेंजिया का विकास केवल एक प्रारंभिक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार के स्पोरेंजिया वाले पादप साल्विनिया, एजोला आदि हैं। आवृत बीजियों के एक प्रारूपिक परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। आवृत बीजों के एक प्रारूपिक परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। आवृत बीजी के एक प्रारूपिक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। परागकोश एक 4 दिशी यानी चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिनमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक व 2 लघुधानी होते हैं। लघुधानी आगे विकसित होकर के परागपुटी बन जाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। नर युग्मक सभी पादपों में सदैव चल प्रकार के होते हैं। मादा युग्मक उच्च पादपों में सदैव नर युग्मकों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सही आंसर होगा 1 और 3। प्रायः बीजी पादपों यथा एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म में नर युग्मक अचल प्रकार के होते, जबकि निम्न वर्गीय पादपों तथा शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में सामान्यतः चल प्रकार के नर युग्मक पाए जाते हैं। ये उल्टा नहीं दिया है?
अच्छा, ठीक, आगे बढ़ जाइए, सही दिया गया। ठीक है। आवृत्त बीजियों में युग्मक समसूत्री विभाजन होकर के बनाता है। आवृत्त बीजियों में युग्मज समसूत्री विभाजन होकर के बनाता है। इन एंजियोस्पर्म जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू, किसको देता है? तो आप कहेंगे आवृत्त बीजियों में युग्म सूत्री विभाजन होकर के भ्रूण बनाता है। बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि नाभिक और नाभिका दूसरे सिरे पर स्थित होता है, कहलाता है। बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि नाभिक और नाभिका दूसरे सिरे पर होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। तो कहलाता है आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और कंपाइलोट्रोपस। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा आपका आर्थ्रोट्रोपस। क्या होता है? आर्थ्रोट्रोपस। आर्थ्रोट्रोपस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल निभाग तथा नाभिका तीनों एक सीध में होते हैं। इसमें माइक्रोपाइल ऊपर एक सिरे पर तथा निभाग व नाभिका विपरीत सिरे पर स्थित होता है। जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, बहुभ्रूणता। When synergids are an antipodal makes to embryo, it is called, तो एपोमिक्सिस कहते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में बी एपोमिक्सिस सही उत्तर है। यह एक प्रकार का जनन प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्रण तथा युग्मक संलयन नहीं होता। इस प्रकार यह कई प्रकार से हो सकती है। जब एक दुगुणित मेगास्पोर मात्र कोशिका से विकसित सहायक एवं प्रतिमुख कोशिकाएं सीधे द्विगुणित भ्रूण बनाती हैं तो यह एपोगैमी कहलाती है। लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं असम बीजाणुकता, उभय मिश्रण, असंग जनन और असमयुग्मनज। तो क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहा जाता है। यानी सही आंसर होगा आपका असंग जनन कहा जाता है। क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं यह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही बीज निर्माण होता है। यह एक अलैंगिक प्रक्रिया है परंतु बीज निर्माण के कारण यह लैंगिक जनन के समान प्रतीत होती है। जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक दुगुणित पौधे के निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष होता है फोरियन। क्या होता है? फोरियन होता है। नर पौधा 4 परागकण, मादा पौधा 2 परागकण, यहाँ पे 2 हो जाएगा और मादा युग्मक 1 हो जाएगा। नर युग्मक 2 हो जाएंगे और ध्रुवीय कोण 1 हो जाएंगे और इस प्रकार जुड़ करके 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेते। माफ करिएगा। गेहूं में 200 दाने के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? 200 गेहूं के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? 250। कैसे होगा देखिए, गेहूं के 200 दाने के निर्माण के लिए 200 पुमड़ यानी स्पर्मेटोजोइड चाहिए, यानी जिसे आप क्या कह सकते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं, तथा 200 अंड कोशिकाएं चाहिए। एक गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका में 4 मेगास्पोर बनते हैं तथा इनमें केवल एक कार्यात्मक होता है जो एक अंड कोशिका बनाता है। अर्थात 200 अंड कोशिकाओं के निर्माण के लिए 200 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से 4 सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। अतः प्रत्येक नर युग्मक में कितने चाहिए? 4, 50 इसमें चाहिए। चूंकि एक 4 बनाता है तो 50 200 बनाएंगे और इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने चाहिए? 250 चाहिए। अगला लिखिए, देखिए, स्थूल बीजाणुकाई बीजांड प्रदर्शित करता है यानी क्रैसिनुलेट ओव्यूल। स्थूल बीजाणुकाई बीजाणु प्रदर्शित करता है। बीजांडकाय की अनुपस्थिति, विकसित बीजांडकाय, आंशिक विकसित बीजांडकाय, अविकसित बीजांडकाय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्थूल बीजांडकाय। बीजाणु में बीजांडकाय विकसित तथा बहुस्तरीय होता है। इसमें बीजाणुजनक गहराई में स्थित होते हैं। जायांग प्रदर्शित करता है संयुक्त वर्तिकाग्र युक्त अंडाशय, संयुक्त वर्तिका युक्त अंडाशय, एक अकेला अंडक, अंडकों का चक्र। गायनीशियम रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द कार्पेल।
पुष्प में जायांग मादा जनन संरचनाएं होती हैं। यह सबसे भीतरी चक्र होता है। इसकी इकाई को अंडप कहते हैं। जायांग में एक या एक से अधिक अंडप होते हैं। अंडपों में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। पूजायांगधर पाया जाता है क्लियोमा गायनेंद्रा में, मुसाडा फ्रंडोसा में, रेवनला मेडागास्क्लेंसिस में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही होगा किसमें, जब स्टामेन तथा कार्पेल के बीच की संरचनाएं लंबी दिखाई देती हैं तो यह पूजायांगधर कहते हैं। क्लियोमा गायनेंद्रा में ऐसी संरचना मिलती। नारियल का भ्रूणपोष है कोशिकी, केंद्रीय, कोशिकी तथा केंद्र की दोनों, न कोशिकी न केंद्र की। एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज न्यूक्लियर, बोथ न्यूक्लियर एंड सेलुलर, आइदर न्यूक्लियर नॉर न्यूक्लियर। हरे नारियल में सफेद तरल पदार्थ केंद्र की भ्रूणपोष होता है। इसे द्रव भ्रूणपोष या लिक्विड सिंसाइटियम कहते हैं तथा इसका स्वाद ठोस वाला भाग कोशिकी भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष के दोनों ही भाग खाने योग्य होते हैं। काकस न्यूसिफेरा के विकासशील फल में दुधिया तरल पदार्थ भरा होता है। यह होता है काकस न्यूसिफेरा में विकासशील फल में दुधिया तरल पदार्थ भरा होता है। यह होता है, क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। ए और बी दोनों होते हैं। नाभिकीय एंडोस्पर्म होता है। अच्छा हाँ, तरल बहुकेंद्र की कोषद्रव्य भी होता है। तो सही ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। नारियल के फल में खाने वाला भाग क्या कहलाता है, एपिकार्प नहीं, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म कहलाता है। कोकस न्यूसिफेरा यानी नारियल का भ्रूणपोष एंडोस्पर्म है, बहुकेंद्र की होता है। तो एक क्या होगा, केंद्र की एक कोश की हेलोबियल इत्यादि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए उत्तर आपका गलत काटा गया है। क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा भ्रूणपोष को ही पूछ रहा है। भ्रूणपोष क्या होता है, तो बहुकोष ही होना चाहिए, वो है नहीं वहां पे। हरे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है, हरे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है, तो आप कहेंगे द्रव भ्रूणपोष होता है। नारियल में तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन क्या होता है, नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारियल का तरल भ्रूणपोष का ताजा और स्वास्थ्यवर्धक पेय है तथा मुक्त केंद्रक युक्त एंडोस्पर्म का एक उपयुक्त उदाहरण। इसमें प्रचुर मात्रा में उपयोगी खनिज तथा साइटोकाइनिन पदार्थ हार्मोन पाया जाता है। यह हार्मोन कोष की वृद्धि हेतु अति आवश्यक है। मुक्त केंद्रकों युक्त अंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे नारियल में। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप कहेंगे कोकोनट में, नारियल में पाया जाता है। तो ये हुआ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।